बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उपचुनाव से पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के देवास दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। कयासू का दौर शुरू हो गया है। देवास दौरे के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की जमकर तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने दीपक जोशी को ईमानदार पिता का ईमानदार बेटा करार दिया। दिग्विजय सिंह की इस तारीफ के बदले दीपक जोशी ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह मेरे लिए विपक्षी नहीं, परिवार के व्यक्ति हैं। इसके साथ ही दीपक जोशी ने बिना नाम लिए अपनी पार्टी के कुछ लोगों पर वार भी किया कि बीते एक साल से कुछ लोगों ने पार्टी की गतिविधियों को लेकर मुझे काटने की कोशिश की, इससे मैं व्यथित था। दरअसल ये पूरा मामला फिलहाल उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हाटपिपलिया सीट पर भी उपचुनाव होना है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस सीट पर कांग्रेस छोड़कर आए मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जबकि इस सीट से बीजेपी की तरफ से दीपक जोशी भी दावेदार हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह की दीपक जोशी की तारीफ करना और बदले में दीपक जोशी का दिग्विजय सिंह को परिवार का हिस्सा बताना कई तरह के कयासों को हवा दे रहा है। दीपक जोशी उस महान व्यक्ति के सुपुत्र हैं जिसने जीवन संघ में भारतीय जनसंघ को लेकर भाजपा तक, और एक ईमानदार व्यक्ति का एक ईमानदार पुत्र है। स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति ने 25-35 करोड़ रुपए ले लिए उसे भाजपा उम्मीदवार अगर बनाएगी तो दिल तो लोग के दुखेगा। ये बात जरूर है कि मैं पिछले एक साल के जो विधानसभा के कार्यकाल के बाद से जो लगातार पार्टी की गतिविधियां हुई, उसमें एक वर्ग द्वारा लगातार मुझे काटने का जो प्रयास किया गया और कहीं न कहीं उसमें सहमति कुछ लोगों ने दी है, उसके कारण से मेरा मन व्यथित था। संभावनाएं दीपक जोशी जी के लिए हमेशा बनी हुई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, संभावनाओं राजनीति हमेशा संभावनाओं पे होती है। और हमारे संवाददाता विवेक पटाइया इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, कल मनोज चौधरी को दूल्हा करार दिया था कैलाश विजयवर्गीय ने, आज दीपक जोशी की नाराजगी देखने को मिल रही है, दिग्विजय सिंह तारीफ कर रहे हैं, ये सब चीजें किस और इशारा कर रही हैं? लोकेंद्र, ये बात तय है कि उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा 22 सीटों पर जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। ऐसी स्थिति में स्थापित नेता जो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ते थे और जो पिछले चुनाव में हार गए थे, उनके भविष्य का क्या होगा, ये उनके मन में एक बड़ा सवाल है और इसीलिए उनके भविष्य की संभावनाएं, उनके भविष्य को खतरे में देखते हुए वो लगातार जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें दीपक जोशी पहली बार मुखर होकर बोले हैं। अभी तक दीपक जोशी ने जो भी बातचीत की थी वो संयमित होकर, और ये भी कहा था भोपाल में पिछले दिनों जब उनके संगठन महामंत्री से मुलाकात हुई थी तब कहा था कि वो संगठन के साथ है, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मनोज चौधरी प्रत्याशी होंगे। लेकिन अब जब उनका झुकाव कांग्रेस नेता के बयान के बाद एक बार फिर उस तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये बात बिल्कुल तय है कि वो अभी भी जो है मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है और उनको उम्मीद है कि यदि वो दबाव बनाते हैं तो पार्टी उन पर कहीं ना कहीं भरोसा जता दे, और ऐसी स्थिति में यदि पार्टी उन पर भरोसा नहीं जताएगी तो उनका अगला कदम क्या होगा ये भी वो हो सकता है कि मन में सोचकर बैठे हों। लेकिन दीपक जोशी बीजेपी से आज या कल से नाराज नहीं है। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब 2018 के विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण हो रहे थे, तब दीपक जोशी ने अपनी सीट बदलने की इच्छा संगठन से व्यक्त की थी और कहा था कि वो हाटपिपलिया से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, वो जो है अपनी सीट बदलना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने देवास की दूसरी जो सीट है उस सीट पर जाने की बात संगठन के सामने रखी थी। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उनको कहा गया था कि आपको हाटपिपलिया से ही चुनाव लड़ना है, क्योंकि वो अपनी संभावित हार को लेकर पहले से वहां पर जो है उनको आशंका थी और ऐसी स्थिति में उनकी हार हुई है। और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि पिछले एक साल से वो एक वर्ग विशेष के कारण पार्टी में हाशिए पर है। तो ये उनका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो पिछले 1-1.5 साल से, जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से और उसके पहले भी पार्टी में एक धड़े से खासे परेशान है, ये उनका पहले भी आकलन था और अभी भी वो यही बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी इन बातों से कांग्रेस को एक जरूर संजीवनी दिखाई देती है, एक आशा की किरण दिखाई देती है कि यदि दीपक जोशी नाराज होते हैं और कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस उनको वहां से प्रत्याशी बनाने पर विचार कर सकती है और मनोज चौधरी को एक बड़ी चुनौती वो दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास अब इन सीटों पर वो प्रत्याशी नहीं है जिनके बल पर कांग्रेस चुनाव जीत सके, क्योंकि जो स्थापित प्रत्याशी थे वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हर सीट पर कांग्रेस को नए प्रत्याशी तलाश करना है और इसलिए कांग्रेस ने ये सोचकर रखा है कि यदि कोई बीजेपी का नाराज नेता हमारे पास आता है तो हम उसको जरूर यहाँ पर प्रत्याशी बनाने पर विचार कर सकते हैं। और इसलिए दीपक जोशी की ये बातें संगठन और सरकार पर एक दबाव का भी काम कर रही है। यदि सही जगह पर उनका लौटेंगे। इस वक्त बीजेपी के नेता रजनीश अग्रवाल हमारे साथ
साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद। रजनीश जी, पहले बालेंदु शुक्ल, प्रेमचंद गुड्डू, अब अगला नंबर कहीं जोशी जी का तो नहीं है, जिस तरीके से वो नाराजगी दिखा रहे हैं अपनी? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर दीपक जोशी जी ने किसी भी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत की कोई बात नहीं कही है तो कम से कम उनको संदिग्ध बनाकर, उनको कटघरे में खड़ा कर हम उनकी निष्ठा का अपमान ना करें। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज नहीं बरसों बरस से, जन्म काल से वो इस विचारधारा में पले बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि उनको संदिग्ध बनाने का काम किसी भी तौर पर नहीं होना चाहिए। ये सच है कि वो संत राजनेता के पुत्र हैं और उन्होंने पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ में भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, लगातार किया है। छात्र राजनीति, युवा राजनीति और अब जनप्रतिनिधि रहते हुए मंत्री भी रहे हैं और तमाम प्रकार की जो भूमिकाएं संगठन ने जब जब जैसी जैसी तय की हैं वैसी वैसी भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं। तो किंतु परंतु बट और प्रेमचंद गुड्डू या बालेंदु शुक्ल जी के श्रेणी में उनको खड़ा कर देना उनका अपमान है। लेकिन रजनीश जी, उनका ये कहना है कि पिछले 1-1.5 साल से पार्टी के ही कुछ लोगों ने मुझे काटने का काम किया है। इसका क्या मतलब है सर? हम कहाँ संदिग्ध बना रहे इसमें? नहीं, उनका मैं वही कह रहा हूँ कि उनका जो मतलब है वो पार्टी के साथ में है, पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी की जो भूमिका दी है उसको निर्वहन कर रहे हैं। बाकी जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप विवेचना करते जाइए, उसका कोई सरोकार नहीं है, शायद से भूमिका का ही इंतजार वो कर रहे हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। ठीक है सर, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दीपक जोशी जी चिंता कर रहे हैं, उनकी नाराजगी है। लेकिन भूपेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि आप लोगों को नए प्रत्याशी चाहिए और आपकी कोशिश भी है कि कुछ स्थापित नेता अगर पार्टी में आ जाएं इन सीटों पर, जो 22 नेता आपके चले गए, तो आपको फायदा मिल जाएगा क्या? इसीलिए दिग्विजय सिंह को अब बहुत ज्यादा ईमानदार दिखने शुरू हो गए दीपक जोशी? देखिए, जो उन्होंने कहा है उसको उसी संदर्भ में लें। क्या जो है आप कहना चाहते हैं, अगर उन्होंने कहा कि कैलाश जोशी वो ईमानदार पिता की संतान है, तो इसमें कोई गलत कह रहे हैं वो? क्या सब जानते हैं कि कैलाश जोशी जी का क्या कर्तृत्व था, तो इसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है। और ये परंपरा क्या नहीं होनी चाहिए कि अपनी अपोजिशन में भी अगर जो है कोई अच्छा नेता रहा है और आज वो इस दुनिया में नहीं है तो हम उसकी प्रशंसा करें? हमारी पूरी पार्टी अटल जी की प्रशंसा करती है। भारतीय जनता पार्टी का भले ऐसा चरित्र हो कि ये जो है देश के जो महान नायक हैं उनको गालियां बकते रहते हैं दिन भर, लेकिन ये कांग्रेस का चरित्र तो नहीं है। तो ये उसको उसी संदर्भ में लिए जाने चाहिए। तो भूपेंद्र जी, मैं दूसरे संदर्भ में आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। तारीफ करना तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। राजनीति में अगर इतनी नैतिकता हो कि एक दूसरे की तारीफ की जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कांग्रेस को ऐसे ईमानदार नेताओं की जरूरत है इस वक्त में? देखिए, ये जब राजनीति को इस स्तर पर गिरा दिया गया है पूरे देश में, एक पार्टी ने राजनीतिक जो दर्शन है, राजनीतिक जो प्रणाली है, उसको इतना प्रदूषित कर दिया है कि आज जो है उसको जीते हुए नेताओं को प्रलोभन के माध्यम से जिस तरह से जो है बच्चे चोर, एक बार बहुत बड़ी बात कही थी उमा भारती जी ने जब उन्हें हटाया गया था और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था बाबूलाल गौर जी को, कि हमारा बच्चा चुरा लिया है। ये तो ये जो यही इनकी राजनीति का सिद्धांत है। इन्होंने पूरे देश भर में जो है चुने हुए लोगों को खरीद फरोख्त करके, गुड़ खरीदी करके जिस तरह से जो है सत्ता पटकी है, उससे चुनाव की तो उपयोगिता ही समाप्त हो गई। आज जनता किसी को भी चुन ले, ये अपनी सरकार किसी भी तरह से बना लेंगे अगर इन्होंने अनैतिक रूप से धन इकट्ठा कर रखा होगा तो ये राजनीति के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, आप किस तरीके से लड़ेंगे? रजनीश जी, भूपेंद्र जी देखिए संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं और मैं भी उनकी इस ईमानदारी के लिए उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने कम से कम संभावनाओं से इनकार नहीं किया आपकी तरह। लेकिन फिर भी ये क्या सामान्य बात है कि दीपक जोशी एकदम से नाराजगी दिखानी शुरू कर दें और दिग्विजय सिंह उनकी तारीफ करनी शुरू कर दें? देखिए लोकेंद्र जी, मुझे लगता है आपके विश्लेषण में अतिरेक है। अगर उन्होंने तारीफ की है तो राजनीतिक तौर पर उससे मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो ईमानदार और संत राजनेता के साथ साथ में प्रतिबद्ध निष्ठावान राजनेता के पुत्र हैं और वही गुण उनके अंदर छात्र राजनीति से लेकर अब तक हैं।
और आने वाले समय में वो कई बार सिद्ध हुए हैं और सिद्ध हो भी जाएंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, तो ये पद को त्याग करके गए हैं, कोई ऐसे ही नहीं निकले हैं कांग्रेस से। और फिर जनता के बीच में लोकतंत्र के सफे जाने वाले हैं, इसलिए जनता के माध्यम से चुन के आए थे तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया जनता के बाद सामने फिर जा रहे हैं। इनकी तरह नहीं है कि सीधा राष्ट्रपति शासन होगा और अपने शासन चलाना शुरू कर दिए। 100 से ज्यादा बार संविधान की हत्या करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले हमें प्रवचन कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि जनता जानती है। आज जनता के बीच में मनोज चौधरी जी फिर हैं, ठीक है। और वो अपने लिए अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी तो वो अपने लिए आशीर्वाद मांगेंगे, पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय किए नहीं है। ठीक है, छोटा सा भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। भूपेंद्र जी, ये जो रटे हुए जो उद्घाटन करते हैं, इनसे जरा गिनवाएं जरा कि कौन सी 100 बार कब संविधान की हत्या हुई, संविधान हर बार जिंदा हो जाता है। ये जो है ये जो रटे हुए जो तोतों की तरह ये बोलने वाली बातें हैं, आज इन्हीं की पार्टी के लोग जो है उनने कल फिर से कहा दीपक जोशी। तो अब इसमें कांग्रेस क्या करेगी? तो ये तो कांग्रेस चर्चा करेगी उसकी। आपके नेता बाहर निकल कर उछाले भर रहे हैं, तो जो है अभी तो बहुत मजा आ रहा था जब कांग्रेसी लोगों ने उछाले भरी थी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि साहब बड़ा उनका अपमान हुआ, बड़ा उनका दमन हो रहा था, वो खून के घूंट पी रहे थे। अब ये जो आपके लोग जो है उल्टियां कर रहे हैं खून के घूंट की, तो आपको कितनी तकलीफ हो रही है? ये आपने धंधा किया राजनीति में, और ये कभी सोचा नहीं कि जब ये परिस्थिति हमारी पे पलटेगी तो हम क्या करेंगे। चलिए देखना है भूपेंद्र जी आप इन परिस्थितियों का कितना फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि चुनाव है सिर पर और कभी भी घोषणा हो सकते हैं, इसीलिए इन तमाम संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। रजनीश जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जब चुनाव पास हो और इस तरीके की बयानबाजी हो तो उनके राजनीतिक मतलब होते हैं। अब दीपक जोशी किस तरह का कदम उठाते हैं आने वाले समय में ये देखना होगा।